हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, काफ़ी दिनों के बाद अपनी व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के सामने से गायब था। अब मैं आज आप लोगों को जो बचा हुआ टॉपिक है क्लास 12 का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, अब चैप्टर 15 चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। अब हम लोगों को देखना है बच्चों कि जैव विविधता क्या होता है और जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं जैव विविधता के बारे में जानूंगा। जैव विविधता क्या है, तो आइए मैं जैव विविधता के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। देखिए, किसी भी आवास में निवास करने वाले जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को जैव विविधता कहा जाता है। अब मेरे बच्चों, अगर कोई भी आवास हो, जलीय हो, स्थलीय हो, मरुस्थलीय हो, हम देखते हैं कि उस आवास में निवास करने वाले सारे के सारे जीव एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे जंतु हो या पौधे, सारे के सारे जीवों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। उसी भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। समझ में आ गया बात। अब जैव विविधता समझ में आ गई कि जैव विविधता किसे कहते हैं। अब देखिए, जैव विविधता जीवों के जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर जीवों में जैव विविधताएं ही नहीं होगी तो फिर जीवों में जीने का आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए जीवों में जैव विविधताएं उस जीव को जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्सुकता पैदा करते हैं, उत्तेजनाएं पैदा करती है और वो जीव जीवित रह पाते हैं। तो समझ में आ गया कि जैव विविधता जीवों के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार क्या होगा। जैव विविधता के प्रकार ये होगा, 3 है जैव विविधता के प्रकार। हम लोग एक देखते हैं, हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पेसीज डाइवर्सिटी और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब जीवों में जेनेटिक लेवल पर भिन्नताएं पाई जाती है तो हम उसी भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं आनुवंशिक जैव विविधताएं। समझ में आया बात। यानी गुण में अंतर होगा। सारे के सारे जीवों के गुण एक जैसे नहीं होते हैं मेरे बच्चे, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जब गुणों के आधार पर भिन्नताएं होगी तो हम इसी भिन्नता को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब जैसे आम में देखिए 1000 वैरायटी है, धान में 50,000 से ऊपर वैरायटी है धान की। तो ये जो वैरायटी है आम की या धान की, गेहूं की, मक्का की जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो है वो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए दूसरा स्पेसीज डाइवर्सिटी, ये जातीय विविधता क्या होती है। तो जातीय विविधता होती है जातीय स्तर पर, जीवों में जातीय स्तर पर जो विविधताएं होती है उस विविधता को हम जातीय विविधता कहते हैं। अब जाति के आधार पर क्या होगा, जैसे देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो एम्फीबियन होते हैं, उभयचर प्राणी होते हैं, उस उभयचर प्राणी में पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न जो घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो होता है, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट के अपेक्षा जो एम्फीबियन है उसमें ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, वेस्टर्न
ईस्टर्न की अपेक्षा वेस्टर्न की एम्फीबियन स्पीशीज में डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस डाइवर्सिटी को हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब आइए मेरे बच्चों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखते हैं कि जो इकोसिस्टम के लेवल पर जो भिन्नताएं पाई जाती है उस हम उसे कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जैसे अल्पाइन जो इकोसिस्टम, अल्पाइन क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसकी अपेक्षा? नॉर्वे की अपेक्षा। नॉर्वे के जो क्षेत्र है उसमें जो जैव विविधता है उसकी अपेक्षा अल्पाइन के क्षेत्र में जैव विविधताएं अधिक देखने को मिलती है। तो ये तीन विविधताएं जो हो गया वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक हम लोग देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन डाइवर्सिटी है, तीनों का ये एग्जाम्पल है। अब हम लोगों को देखना है इस डाइवर्सिटी में, आपको दो बात समझ में आ गई। एक बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन समझ में आ गया, दूसरा बायोडाइवर्सिटी का टाइप समझ में आ गया, और तीसरा अब हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, किस आधार पर जैव विविधताएं होती है, इसके पैटर्न को हमको देखना है। पैटर्न में दो बात मुख्य रूप से है, एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक क्या है अक्षांशीय प्रवणता, और दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशन, क्षेत्रीय संबंधन। तो मेरे बच्चों अब हम लोगों को देखना है पहले लैटिट्यूडनल जो ग्रेडियंट है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में ध्रुव से शीतोष्ण से जो ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो शीतोष्ण से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधताएं बढ़ती है। शीतोष्ण से ध्रुव की ओर बढ़ने पर जैव विविधताएं बढ़ती है, और सबसे ज्यादा जो जैव विविधताएं पाई जाती है वो अमेजन में पाई जाती है। अमेजन जो वर्षा वन क्षेत्र है, तो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र में विश्व की सबसे अधिक जैव विविधताएं देखने को मिलती है। तो मेरे बच्चों आप लोग ध्यान के साथ सुने और इसको प्रैक्टिस में भी लाएं, चूंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है, मौसम में भी सुधार हो रहा है। आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई में भी सुधार कीजिए। जो मेहनत कम कर चुके हैं अब उस मेहनत को बढ़ाइए और परीक्षा की तैयारी में जी जान से लग जाइए, इसलिए कि अब समय कम बचा है। जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। इस बात को मानते हुए नहीं, जानते हुए तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल एकदम स्टार्ट। आइए हम लोग देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट समझ में आ गया कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती है। अब हम लोग को देखना है स्पीशीज एरिया रिलेशन। तो मेरे बच्चों कोई भी आवास हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस आवास में कई प्रकार के जीव जातियां निवास करती है। जब जीव जातियां निवास करेगी, अलग अलग तरह की जीव जातियां निवास करेगी, तो सारे जीव जातियों में आपस के कुछ न कुछ रिश्ते बने होते हैं। वो रिश्ता उसके जीवन यापन में सहायक होते हैं, जिंदगी गुजारने में सहायक होते हैं, एक दूसरे के मदद से जिंदगी गुजारी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में प्राणियों में पेड़ पौधे हो या जंतु हो, सारे के बीच जो आपस का एक संबंध होता है, उसी संबंध के तहत वो अपनी जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे समझें कि कोई भी आवास हो, उस आवास में कोई भी आवास हो, उस आवास में निवास करने वाले विभिन्न जातियों के बीच आपसी जो संबंध होता है, जो उसके जीवन यापन में सहायक होते हैं, उसी संबंध को हम क्षेत्रीय संबंधन कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहते हैं। और ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप उसके जीवन यापन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आइए अब हम लोगों को देखना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये पहले तो जैव विविधता के महत्व को समझिए, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है, जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैव विविधता यदि नहीं होगी
तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरस हो जाएगा। तो जीवन को ठीक ठाक से बनाए रखने के लिए जैव विविधता अनिवार्य होते हैं। अगर किसी बागीचा में एक ही तरह का फ्लावर हो तो फिर वो बागीचा देखने में उतना सुंदर नहीं होगा। अगर उसी बागीचा में फ्लावर अलग अलग रंग के हो, पौधे अलग अलग प्रकार के हो, तालाब में मछलियां अलग अलग प्रकार की हो, और मोहल्ले टोले में अलग अलग किस्म के लोगों का निवास हो, अलग अलग समुदाय के लोग हो, तो फिर वहाँ का जीवन जो होता है काफी आनंददायक होता है और जीवन यापन करने में अच्छा भी लगता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो जैव विविधताएं हैं, उस जैव विविधता का होना, बना रहना क्यों आवश्यक होता है। तो एक लाइन का जवाब है कि जैव विविधताएं जीवों के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मानव क्रियाकलापों के कारण, मानव क्रियाकलापों के द्वारा, हम मानवों के द्वारा कई प्रकार के जीव जातियां जो है नष्ट होती जा रही है। तो जीव जातियों के नष्ट होना ही जैव विविधता की क्षति कहलाती है। जीव जातियों के नष्ट होना ही जैव विविधता की क्षति कहलाती है। तो अब जैव विविधता की जो क्षति होती है, उस जैव विविधता के क्षति के भी कई कारण हैं। जैव विविधता के क्षति के कई कारणों में कुछ कारण, महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं। जैव विविधता के क्षति के जो महत्वपूर्ण कारण हैं, उसमें पहला एक है वनों की कटाई, या हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आवास की क्षति। उस आवास की क्षति, उसमें पेड़ पौधे की कटाई होगा तो वन प्राणी जो उस पर आश्रित है वो प्रभावित हो जाएंगे। नंबर 2 है पर्यावरण का अति दोहन। पर्यावरण के अति दोहन के कारण भी जैव विविधताओं की क्षति होती जा रही है। नंबर 3 है आप्रवासन। आप्रवासन के कारण या फिर माइग्रेशन हम लोग कहते हैं, माइग्रेशन के कारण भी जैव विविधता प्रभावित होती है। और बाहरी जातियों का आक्रमण, बाहरी अगर किसी आवास में कोई बाहरी जातियों का प्रवेश हो जाता है तो ये बाहरी जातियों के कारण पहले से रह रहे प्राणी जो है वो कष्ट में हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो बाहरी जातियों के आक्रमण के कारण भी जैव विविधताओं की क्षति होती जा रही है। और अंत में है सह विलुप्तता। अब सह विलुप्तता क्या है? को एक्सटिंक्ट। ये को एक्सटिंक्ट क्या है? अगर कोई बड़ा पेड़ है, पीपल का, बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे प्राणी का जीवन निर्वाह होता है। अगर पेड़ की ही कटाई हो गई किसी कारणवश, पेड़ कट गया, पेड़ खत्म हो गया, तो उस पेड़ पर आश्रित सभी प्राणी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं को एक्सटिंक्ट, यानी कि सह विलुप्तता। एक नष्ट हुआ तो उस पर आधारित सारे के सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। तो इन कारणों से जैव विविधताओं में लगातार क्षति होती जा रही है। समझ में आया बात कि जैव विविधताओं के क्षति के ये तमाम कारण हैं जो जैव विविधताओं को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे बच्चों, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। और ये बर्बादी, ये तबाही किसी न किसी रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मानव जीवन को ही प्रभावित करते हैं। आप गौर से देखेंगे तो कहीं न कहीं लगेगा कि ये जो जैव विविधता की क्षति है, ये जैव विविधता की क्षति के कारण मानव जीवन ही किसी न किसी रूप में प्रभावित होता जा रहा है और भविष्य के लिए गंभीर समस्या भी है। इसलिए जैव विविधता के क्षति को रोकना अति आवश्यक है। तो अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब जैव विविधता के क्षति का संरक्षण, जैव विविधता के क्षति में कमी, जैव विविधता को बचा करके रखना, ये सारे काम जो है अति आवश्यक है पर्यावरण के लिए, मानव के लिए और मानव के जीवन यापन के लिए। तो आइए हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के क्षति के, जैव विविधता के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण हम लोग करते हैं 2 प्रकार से,
मेरे बच्चों दो विधि है, दो प्रकार है। एक कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन, क्या कहलाएगा? एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक कहलाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है, ये इन सीटू कंजर्वेशन मतलब कि कोई जंगल है, कोई बहुत बड़ा विशाल जंगल है, उस जंगल के भीतर जब कोई विशेष घेरा बना करके संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो इसी व्यवस्था को हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? फिर एक बार सुने। किसी जंगल में संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब हम विशेष घेरा बना करके उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो यही व्यवस्था कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। बात समझ में आ गई? इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नेशनल पार्क आ जाएंगे, सेंचुरी आ जाएंगे और सैक्रेड ग्रोव आ जाएंगे, जो जंगल के भीतर बनेगा। तो इसमें सैक्रेड ग्रुप, पवित्र उपवन, हम लोग सैक्रेड ग्रुप जो होता है, सैक्रेड ग्रुप, ये जो सैक्रेड ग्रुप है, सैक्रेड ग्रुप, इसको बोलते हैं पवित्र उपवन या तपोवन। क्या कहेंगे हम लोग? पवित्र उपवन या तपोवन कहते हैं हम लोग। और किसे कहेंगे ये बात? हम लोग कैसे स्थान को बोलेंगे? तो ऐसा स्थान जहां पूजा अर्चना या तपस्या की जाती हो, पूजा अर्चना या तपस्या की जाती हो। मेरे बच्चों, वैसे धार्मिक स्थान को हम तपोवन या पवित्र उपवन कहते हैं। और ऐसे स्थान में वनों की कटाई और वन प्राणियों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा होता है। तो इस परिस्थिति में उस क्षेत्र में न वन की कटाई होगी, न पेड़ पौधों की जो है कोई नुकसान होगा, न वन प्राणियों का शिकार होगा। तो यह व्यवस्था भी वन के संरक्षण में, वन प्राणियों के संरक्षण में सहायक होते हैं। देखिए बच्चों, सैक्रेड ग्रुप भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप इसके बारे में जानकारी रखें कि भारत में सैक्रेड ग्रुप, पवित्र उपवन, तपोवन कहाँ कहाँ हैं। तो आइए हम देखते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ी, राजस्थान के अरावली पहाड़ी, मेघालय के खासी और जयंतिया, मध्य प्रदेश के चंदा और बस्तर और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट, इन क्षेत्रों में सैक्रेड ग्रुप है। और ये क्षेत्र भी जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए, अब देखते हैं हम लोगों को एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, हम लोग जंगल के बाहर जब कोई विशेष घेरा बना करके, जंगल के बाहर जब कोई विशेष घेरा बना करके संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तब उस व्यवस्था को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्लियर है? फिर सुनिए एक बार। जब जंगल के बाहर संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष घेरा बनाते हैं, तो इस व्यवस्था को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आ जाएगा जूलॉजिकल पार्क है, बोटनिकल गार्डन है और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है, ये भी वन प्राणियों को या संकटग्रस्त प्राणियों को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जैव विविधता को संरक्षित रखने में सहायक होते हैं। अब आप दो बात और देखिए, एक है रेड डाटा बुक और एक है ग्रीन बुक। तो आप आइए, रेड डाटा बुक हम देखते हैं। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक ये है कि IUCN के द्वारा जो है वो रेड डाटा बुक तैयार किया गया। तो ऐसे पुस्तक या ऐसी सूची जिसके अंतर्गत
संकटग्रस्त प्राणियों के नाम दर्ज हो उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसे पुस्तक या ऐसी सूची जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों का नाम दर्ज हो, हम उस सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। क्लियर है? और ग्रीन बुक हम लोग कहते हैं ग्रीन बुक ये ग्रीन बुक क्या है? ऐसे सूची या ऐसे पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त पौधे के नाम दर्ज हो, हम उसको बोलेंगे ग्रीन बुक। समझ में आ गया बात? ऐसे पुस्तक या ऐसी सूची जिसके अंतर्गत संकटग्रस्त पौधे के नाम दर्ज हो तो हम उसको बोलेंगे ग्रीन बुक, और जिसमें जंतु का नाम दर्ज हो हम उसको बोलेंगे रेड डाटा बुक। अब मेरे बच्चों, एक टॉपिक आप और जान लें। उस टॉपिक का नाम है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट हम उसे कहते हैं जहां जैव विविधताएं तो अधिक हो परंतु कोई एक संकट हो, ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अब जानिए कि पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 34 है। 34 पूरे विश्व में हॉट स्पॉट संख्या 34। इंडिया में है 3। अपने भारत में, अपने प्रिय भारत में हॉट स्पॉट की संख्या मात्र 3 है। और इस 3 में है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और भारत बर्मा सीमा क्षेत्र। ये 3 हॉट स्पॉट हैं। आपको याद रखना है, हॉट स्पॉट विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 34, भारत में हॉट स्पॉट की कुल संख्या 3। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और बर्मा, इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। बस यहीं तक रखिए और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको जानकारी दे देते हैं, जो बच्चे अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं देखे हैं पूरा, वो 1 से लेकर के 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 1 से लेकर 15 चैप्टर तक आप देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और कल मैं इसका चैप्टर का 16वां चैप्टर बता दूंगा। तो क्लास 12 का एक पूरा सीरीज एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा 1 से लेकर के 16 तक। आप इसको पढ़ें, देखें, अपने साथियों को भी शेयर करें। बस इतनी सी बात। और देखिए, ये 1 शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि कम समय में मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, मेरे बच्चे का भविष्य कामयाब हो सके, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप कम ही समय में थोड़ी मेहनत करके आप अपना रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को कम शब्दों में आपके बीच रख रहा हूं ताकि आप मोटी मोटी बातों को भी याद करके आप अपना कम समय में रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखें, समझें, रिवीजन करें और अगर डाउट बनता हो तो कमेंट करें। और प्यारे बच्चों, अच्छा लगता हो तो अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जो कहीं भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, जहां पढ़ा हो, जैसे पढ़ा हो, आप उनको भी ये जानकारी शेयर करें, इसलिए कि उनको भी लाभ मिल सके, वो भी अपना रिजल्ट आपके तरह बेहतर कर सके। इसलिए आप उनको शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यह समाप्त करते हैं। फिर हम कल मिलेंगे 16वां चैप्टर के साथ और 12वीं क्लास का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद जब चैप्टर का काम मेरे बच्चों खत्म हो जाएगा, तब जो क्वेश्चन का सीरीज हम लाए थे, हम उस क्वेश्चन के सीरीज को पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर और भी मेरा प्रोग्राम है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सजेशन क्वेश्चन भी हम आप लोगों को देंगे ताकि सजेशन क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ करके और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।